हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू एमबी क्लासेस। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर। इससे पहले हम दो चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर वाज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड सेकंड चैप्टर वाज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। नाउ थर्ड चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन फिजिक्स। व्हाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करो तो दो चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं बेटा। दो चैप्टर्स को मिला के वहां पे लगभग 80 के आसपास न्यूमेरिकल्स एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और लगभग आपको 20 से ज्यादा डेरिवेशंस करने होते हैं। और वहीं अगर मैं इस वाले चैप्टर की बात करूं दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको 5 से 6 मैक्सिमम डेरिवेशंस करने हैं और 30 से 40 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस प्लस न्यूमेरिकल्स हैं। तो क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये चैप्टर छोटा है? नहीं, इंडिविजुअली ये चैप्टर छोटा नहीं है, इंडिविजुअली तो चैप्टर बड़ा है। लेकिन अगर आप मार्क्स वेटेज की बात करो तो वहां जहां दोनों चैप्टर्स मिला के 7-8 मार्क्स के आते हैं, या अकेला 7-8 मार्क्स का आता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ वेटेज, मार्क्स के वेटेज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक न्यूमेरिकल और एक डेरिवेशन जरूर आएगा इस वाले चैप्टर से, तो उसको इस चैप्टर को उसी के अकॉर्डिंग तैयार कीजिएगा। ठीक है बच्चा, तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। आपने इससे पहले दो चैप्टर्स पढ़े हैं, दोनों ही चैप्टर्स में अगर आप ध्यान दें तो करंट जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट पे रहता है। इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे रहता है। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन तो कभी रेस्ट पे नहीं रहता, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, तो उसकी जो स्टडी है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। नाउ इस कंडीशन में यहां पे इलेक्ट्रॉन मोशन करने लग जाएगा। मोशन पहले भी कर रहा था, लेकिन अब हम मोशन करते हुए इलेक्ट्रॉन की स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रैंडम मोशन करते रहते हैं। रैंडम मोशन से अपना मतलब क्या है बच्चा? रैंडम मोशन से मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन कभी इधर जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, वापस आ जाएगा, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, वापस आ जाएगा। तो ये कोलिजन करता रहता है लगातार, इसका रैंडम मोशन होता रहता है, ये यहीं के यहीं घूमता रहता है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर कहीं भी नहीं जाता है। लेकिन अगर मैं इस कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी लगा दूं तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। हालांकि तुरंत के तुरंत इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ पुल नहीं होता है, बल्कि अगर ये पहले इधर जा रहा था, बैटरी ने इसको इधर खींचा है, तो बेसिकली इसका जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने लग जाएगा, फिर धीरे धीरे यहां से खिसक के ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप बैटरी लगाते हैं वो इलेक्ट्रॉन बैटरी की तरफ खिसकना शुरू कर देता है। इमीडिएटली मूव नहीं करता, खिसकना शुरू कर देता है। ठीक है तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर एक डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी वजह से करंट पैदा होता है। तो करंट बेसिकली क्या है? करंट इज नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ये आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है। इसके दो फॉर्मूले और हैं, दैट इज आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी एंड आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अब ये दोनों फॉर्मूले अलग अलग क्यों लिखे हैं? तीन फॉर्मूले हमने क्यों लिखे हैं? देखिए इधर, जब आपको कोई एक टाइम इंटरवल दिया हो कि बिटवीन, फॉर एग्जांपल लिख रहा हूं, बिटवीन 2 to 4 सेकंड के बीच में आप करंट निकालिए, तो बेसिकली ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसको हम एवरेज करंट कहते हैं। दिस इज एवरेज करंट। ठीक है, और आपसे अगर बोल दिया गया कि एट 4 सेकंड, किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बताया, एट 4 सेकंड बताइए, तो बेसिकली यहां पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा और इसको हम इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। किसी भी एक इंस्टेंटेनियस, इस इंस्टेंट पे जो करंट निकालना हो उसका फॉर्मूला ये होगा। अच्छा, ये आपसे बोला गया कि इन 2 सेकंड्स, 2 सेकंड के अंदर कितना करंट फ्लो हुआ है, तो आप ये वाला फॉर्मूला जनरल लगा देंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अलग अलग फॉर्मूले यूज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से। चार्ज इन ए कंडक्टर, चार्ज की इक्वेशन आपको दी हुई है, आपको करंट निकालना है एट 4 सेकंड, मतलब कि इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है। इंस्टेंटेनियस करंट निकालने का फॉर्मूला होता है डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, डी बाई डी टी कीजिए, क्यू की वैल्यू 6t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 पुट कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, आपके पास जो करंट का फॉर्मूला आ जाएगा 12t माइनस का 3t की वैल्यू 2 रखी, 24 माइनस 3 21 एम्पियर। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड फ्लो करते हैं, आपको बताना है कि करंट कितना होगा। तो बेटा करंट का फॉर्मूला तो आपके पास Q बाई टी ही होता है। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस करंट नहीं है, दो टाइम इंटरवल नहीं दिए हुए हैं, तो बेसिकली आप Q बाई टी फॉर्मूला लगाइए। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में चार्ज नहीं गिवन है। चार्ज अगर गिवन नहीं है तो उस कंडीशन में आपको मालूम है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम चार्ज कैसे निकालते हैं। चार्ज निकालने के लिए फर्स्ट चैप्टर में आपने एक टॉपिक पढ़ा है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई। एन की वैल्यू यहां पे दी हुई है बेटा, I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। एन की वैल्यू 10 टू द पावर 12 दी है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और कितना टाइम दिया है? 1 सेकंड टाइम दिया है। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन,
करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, अच्छा क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को आप ग्राफिकली सॉल्व करें तो ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूं। करंट 0 से स्टार्ट होना शुरू हुआ है, ठीक है, और 0 से स्टार्ट होने के बाद 5 सेकंड तक तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, और उसके बाद वो कांस्टेंट हो गया है नेक्स्ट 5 सेकंड्स के लिए। आपको टोटल चार्ज उस सर्किट में निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले इसका ग्राफ बना लीजिए। अब ये वाली एक्सिस जो है वो, सॉरी मैंने गलत बना दी, टाइम की एक्सिस कभी भी ये वाली नहीं बनती है। टाइम की एक्सिस हमेशा ये वाली बनेगी, और ये एक्सिस बनेगी करंट की, ठीक है। ये वाली जो ओरिजिन है वहां टाइम और करंट दोनों की वैल्यू 0, करंट ने 0 से स्टार्ट होना शुरू किया, और 5 सेकंड के अंदर, विद इन 5 सेकंड्स जो है यहां पे करंट की वैल्यू हो गई 10 एम्पियर। 5 सेकंड्स के अंदर करंट की वैल्यू 10 एम्पियर हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट 5 सेकंड्स के लिए करंट हो गया कांस्टेंट, करंट की वैल्यू नेक्स्ट 5 सेकंड्स के लिए कांस्टेंट हो गई। तो यहां से यहां तक 5 सेकंड और 5 सेकंड और, तो ये बेसिकली 10 सेकंड पूरा टाइम हो गया। आपको यहां पे चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो एक चीज आप समझिए जरा, आपके पास करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज का फॉर्मूला करंट इनटू टाइम, ठीक है। तो अगर आप करंट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास चार्ज आ जाएगा। अब इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में एक एक्सिस बेटा करंट की है, एक एक्सिस करंट की है, और दूसरी एक्सिस टाइम की है। तो अगर मैं यहां पे करंट को और टाइम को मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां पे अगर आप किसी भी ग्राफ की दो एक्सिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास एरिया आ जाता है ग्राफ का। समझ में आ गई बात? एरिया अंडर ग्राफ आ जाता है। समझ में आ गई बात? तो अगर आप दो एक्सिस को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो एरिया आ जाएगा। तो इससे कंक्लूड क्या होता है, देखिए, आप दोनों करंट और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, चार्ज आएगा, और वही करंट और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया। इसका मतलब क्या है कि इस वाले ग्राफ का जो एरिया है, एरिया अंडर ग्राफ, ये किसको शो कर रहा है, ये चार्ज को शो कर रहा है। तो चार्ज अगर आपको निकालना है तो आप इसका एरिया निकाल लीजिए। इस वाले ग्राफ में दो शेप्स नजर आ रही हैं, एक तो ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है। तो यहां पे आ गया बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ट्रायंगल का कितना, हाफ बेस इंटू हाइट, इसका बेस 5, हाइट 10, तो 5 इंटू 10 प्लस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 5, यहां से यहां तक की लेंथ 5 और हाइट ब्रेथ 10, तो प्लस का 5 इंटू 10। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंडिविजुअली, ठीक है। तो जरा कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें दो फॉर्मूले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। तो एक फॉर्मूला बेटा आपके पास है vd इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम, ठीक है। इस फॉर्मूले को एक और फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। वो फॉर्म क्या है, आपने पिछले वाले चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा है, v इज इक्वल टू ई इंटू आर, ठीक है। इस केस में हमने क्या किया, एक कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है v, और इस कंडक्टर की लेंथ l है, ठीक है। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हुई है। तो अगर आप इस वाले रिलेशन को यहां यूज करो तो v की वैल्यू आ जाएगी e इंटू आर की बजाय l, ठीक है। तो अगर मुझे e की वैल्यू निकालनी हो तो बेटा v अपॉन l हो जाएगी। इसको मैं यहां रख दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, e इंटू वी अपॉन एल इंटू टाउ बाई एम। तो एक फॉर्मूला मेरे पास ये है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रिलेशन है, दैट इज I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है। यहां से अगर मैं वीडी की वैल्यू निकालूं तो वीडी विल बी इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए। ये दो फॉर्मूले आ गए। अब ये दो फॉर्मूले कहां कहां इस्तेमाल होंगे, किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। सर करंट दिया होगा तो ये इस्तेमाल कर लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा तो ये इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ, ये सही बात है, बट कुछ सिचुएशन ऐसी है जहां क्लियर नहीं होता कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो वो जरा समझिए आप, जरा देखिए इधर। जब भी किसी कंडक्टर के अंदर करंट कांस्टेंट होगा, करंट की वैल्यू बदल नहीं रही होगी, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर कांस्टेंट करंट, फॉर कांस्टेंट करंट। तो कांस्टेंट करंट के केस में देखिए, देखो ये करंट अगर कांस्टेंट हो गया, n क्या है, नंबर डेंसिटी है। एक ही कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो सेम रहेगी, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम सेम रहेगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होता है। तो देखा जाए तो कांस्टेंट करंट के केस में किसी भी एक कंडक्टर में ये तीनों क्वांटिटीज कांस्टेंट हो गई। अगर हम कांस्टेंट को हटा दें तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाता है, उस कंडीशन में वीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? तो बेसिक सी बात है कि जब भी करंट कांस्टेंट होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं यहां की बात करूं, देखिए अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में देखिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट,
पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, और टेम्परेचर बदलने की बात नहीं की गई है तो टाउ भी कांस्टेंट और एम भी कांस्टेंट, तो उस केस में बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1/L। तो दोनों चीजें ध्यान रखिएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगी जब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगी जब करंट कांस्टेंट होगा। ये दोनों रिलेशंस आपको पता होने चाहिए, अलग अलग सिचुएशन में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा, नोट कर लीजिएगा ये। चलिए नेक्स्ट वन, आपको एक कंडक्टर दिया हुआ है बच्चा। इस कंडक्टर में आप अगर देखो तो हर जगह करंट की वैल्यू कांस्टेंट है। करंट की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो दिमाग में फॉर्मूला कौन सा आता है कि हम इसको निकालेंगे I इज इक्वल टू NEAVD से। आप कहेंगे सर एक और ये जो दूसरा फॉर्मूला पढ़ा है VD इज इक्वल टू E टाउ बाई M, ये कांस्टेंट करंट में नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते। उसकी वजह ये है कि अगर आपने पोटेंशियल को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, और आपने उस कांस्टेंट पोटेंशियल को किसी कंडक्टर से कनेक्ट किया है और उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल रहा है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो कांस्टेंट पोटेंशियल पे कांस्टेंट करंट मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वापस से बोल रहा हूं। देखिए, अगर किसी भी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, सेम है, तो कांस्टेंट पोटेंशियल पे कांस्टेंट करंट मिलेगा। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा, ओम्स लॉ फॉलो हो जाएगी। लेकिन अगर किसी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट नहीं है तो उस कंडीशन में पोटेंशियल अगर आपने कांस्टेंट कर दिया तो करंट पूरे में सेम नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि देखिए, यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, तो उसकी वजह से यहां पे करंट की वैल्यू दोनों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे अलग अलग हो जाएगी। तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट रखा गया है तो उस केस में बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हो जाएंगे, तो करंट की वैल्यू अलग अलग आएगी। जब आपसे बोला गया है कि करंट कांस्टेंट है तभी आप करंट को कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें करंट कांस्टेंट है, फॉर्मूला हम ये लगाएंगे। इस केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अब देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए सेगमेंट का ज्यादा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बी सेगमेंट से। इस वाले फिगर की बात कर रहा हूं, तो बी का अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो इसका मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी की ज्यादा होगी ए के कंपैरिजन में, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, टू मेटालिक वायर्स हैविंग सेम लेंथ एंड रेडियाई। यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहां पे लेंथ का कोई केस नहीं है, ये मिस टाइप मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। रेडियाई का रेशियो ये दिया हुआ है, लिख लेते हैं, R1/R2 ये दिया हुआ है 1/2, और करंट का रेशियो ये दिया है I1/I2 इज इक्वल टू 4/1। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देखिए, आपसे बोला गया है कि एक कंडक्टर है, दो कंडक्टर है, उसमें करंट का रेशियो 4:1 है। एक में करंट 4 के रेशियो में फ्लो हो रहा है, दूसरे में 1 के रेशियो में फ्लो हो रहा है, लेकिन विद इन ए कंडक्टर, किसी भी एक कंडक्टर में करंट की वैल्यू तो सेम ही आ रही है ना, वो तो चेंज नहीं हो रही, रेशियो ही तो दिया हुआ है यहाँ, तो करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे I इज इक्वल टू NEAVD वाला, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे करंट भी चेंज हो रहा है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी, तो इसका मतलब क्या है, VD जो है वो हो जाएगा I1/NE इंटू A1। अब NE कांस्टेंट है, दैट मींस VD1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I1/A1, ठीक है। और क्योंकि यहां पे आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दिया हुआ है, यहां पे आपको दिया है रेडियस, तो देखिए, हम कंडक्टर को सिलिंड्रिकल कंसीडर करते हैं, तो सिलेंडर के केस में इसका ये वाला जो हिस्सा है इसको हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं, जहां से करंट एंटर करता है या बाहर निकलता है। तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर है, और सर्कल का एरिया हमें मालूम है वो πr² होता है। तो आपके पास VD की वैल्यू आ गई बेटा, VD1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1/A1 की वैल्यू πr² रख दी जाए। पाई अगेन एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको भी हटा दे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1 का स्क्वायर हो गया, ये नंबर 1 हो गई इक्वेशन, और VD2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I2/R2 का स्क्वायर, ये नंबर 2 हो गई। आप जो है यहां पे इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, डिवाइड 1/2, ठीक है। तो VD1/VD2 इज इक्वल टू, देखिए, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4, ये फोर्थ टर्म होगा, ऊपर चला जाएगा, तो I1 इंटू R2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, I2 इंटू R1 का स्क्वायर, ठीक है। आपके पास दोनों के रेशियो दिए हुए हैं, पुट करके आंसर निकाल लीजिए। आंसर इसका 16:1 आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, कुछ मिस, हाँ, assertion and reason। assertion and reason बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। As the temperature of a conducting wire increases, the drift speed of the electrons also increases। ठीक है, कॉन्सेप्ट से समझेंगे। आपने टेम्परेचर बढ़ाया,
टेम्परेचर के बढ़ने से होता यह है कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका वाइब्रेशन बढ़ने लग जाता है। जब इलेक्ट्रॉन्स के अंदर का वाइब्रेशन बढ़ने लग जाता है तो वो बगल वाले इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कोलाइड करने लग जाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाइब्रेशन बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स का, और वाइब्रेशन बढ़ेगा तो उस कंडीशन में जो कोलिजन है वो बढ़ेगा, जल्दी जल्दी कोलाइड करने लग जाएंगे, फास्ट कोलिजन होने लग जाएगा। अगर फास्ट कोलिजन होगा बेटा तो दो कोलिजन के बीच में जो समय मिल रहा है इलेक्ट्रॉन को, जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो दो कोलिजन्स के बीच का जो समय है दैट इज रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, वो कम हो जाएगा। जल्दी जल्दी कोलिजन होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम डेफिनेट सी बात है कि वो कम हो जाएगा, तो टाउ की वैल्यू कम हो जाएगी। तो आपसे क्या बोला गया है, टेम्परेचर बढ़ाने से ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ती है? नहीं, वीडी का फॉर्मूला होता है ई टाउ बाई एम। तो अगर टाउ डिक्रीज हो जाएगा तो वीडी भी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस होता है, तो साथ के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाती है, वो बढ़ती नहीं है। तो अजर्शन हमारा गलत है। अब रीजन की बात करते हैं। टेम्परेचर के बढ़ने से एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन वो बढ़ जाया करता है। एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। टेम्परेचर के बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम बच्चा बढ़ता नहीं है बल्कि कम हो जाता है। तो आपके पास रीजन भी गलत है। ठीक है, देख लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया गया है कॉपर वायर के अक्रॉस। आपको एक मिनट, शायद कोई क्वेश्चन मिस हो गया पीछे, जस्ट ए मिनट। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मिस हो गया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमने कंडक्टर के अक्रॉस 2V कर दिया तो उस कंडीशन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अपन ने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज Vd इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम, और E की वैल्यू हमने पढ़ी थी V बाई एल, तो Vd की वैल्यू हो गई थी E इंटू V बाई एल इंटू टाउ बाई एम। तो इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उस कंडीशन में अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपने 2 टाइम्स कर दिया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी 2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, बिकम्स डबल। नेक्स्ट वन, अच्छा क्वेश्चन है ये। पोटेंशियल डिफरेंस V है एंड्स ऑफ कॉपर वायर में, जिसकी लेंथ L है, डायमीटर D है। आपको इफेक्ट ऑफ ऑन ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। आपको इस बार क्या हुआ है बच्चा, इस बार यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट कर दिया गया है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मेंशन कर दिया कि वो V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। इस बार करंट कांस्टेंट नहीं है, तो सारा का सारा हम ये वाला एक्सप्लेनेशन इस वाले फॉर्मूले से पढ़ेंगे, दैट इज Vd इज इक्वल टू E, और कैपिटल E की जगह मैं V बाई एल लगा दूं, टाउ बाई एम, यहां से पढ़ेंगे हम, क्योंकि हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट है। क्या बोला है, V को अगर हम हाफ कर दें तो A वाले केस में अगर हमने V डैश को V बाई 2 कर दिया तो हम जानते हैं कि Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, तो जो नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भी हाफ हो जाएगी। अगर पोटेंशियल हाफ किया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हाफ हो जाएगी। सेकंड वाला केस, L को डबल कर दिया। अगर हमने नई लेंथ को पुरानी लेंथ के हाफ कर दिया तो हमें मालूम है इस वाले एक्सप्रेशन से Vd जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L होती है। तो उस कंडीशन में अगर लेंथ को आप आधा कर दोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल हो जाएगी। तो यहां पे Vd डैश विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Vd। ठीक है, सी वाला। अब देखिए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कोई भी रोल नहीं होता। इसका मतलब क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमीटर। डायमीटर का के इंडिपेंडेंट रहेगी। तो तीनों रिलेशंस मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया है, आप थोड़ा लेंथी सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर वही आएगा, देख लीजिएगा एक बार। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन ये कहता है कि दो वायर्स हैं एक्स और वाई जिनका मटेरियल सेम है, उनको सीरीज में लगाया है। एक्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो डबल है वाई के कंपैरिजन में। तो दोनों को पहले बना लेते हैं। मैंने कहा कि आपके पास एक ये वायर है, ये है एक्स, और दूसरा वायर है ये वाला, ये है वाई। ठीक है, एक्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मैंने माना कि 2a है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है। दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज का फंडा अपन को मालूम है कि सीरीज में करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहा करती है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो करंट होगा उसको मैंने I1 लिख लिया और इसमें जो करंट होगा उसको I2 लिख लिया। अब करंट का फॉर्मूला होता है NEAVD। तो यहां पे फर्स्ट वाले में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 लिखा, VD1 लिखा, इज इक्वल टू सेकंड वाले में एरिया ऑफ NEA एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 लिखा, VD2 लिखा।
NE से NE कैंसिल, VD1 अपॉन VD2 उसको नीचे ले आइए, A2 को उधर ही रहने दीजिए और A1 को उसके नीचे ले जाइए, ठीक है। अब आपके पास जो इसको आप A1 मान लीजिए, ये A1 और ये आपके पास A2 है, ठीक है। तो अब A2 की वैल्यू आपको A दी हुई है, A1 की वैल्यू 2A दी है, तो A अपॉन 2A आंसर आ गया 1/2। चलिए नेक्स्ट वन, कॉपर वायर है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दो कॉपर वायर है, मतलब मटेरियल सेम है इस बार, ठीक है। और दोनों वायर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। अगर लेंथ दोनों वायर्स की का रेशियो ये है तो आपको ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है दोनों में। जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, क्या क्लियर है? और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट की बात करेंगे हम फॉर्मूला VD इज इक्वल टू E टाउ बाई M और इसमें बाद में अप्लाई कर देंगे VD इज इक्वल टू E, इस कैपिटल E की वैल्यू V बाई L टाउ बाई M। ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का। अब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो देखो ये बाकी सारे टर्म कांस्टेंट हो गए, आप कांस्टेंट हटा दीजिए तो प्रोपोर्शनैलिटी लग जाएगी। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब VD इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L है, इसको VD1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L1 लिख लीजिए, VD2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L2 लिख लीजिए। इनका आप रेशियो ले लेंगे तो VD1 अपॉन VD2 इज इक्वल टू 1 2 3 4th टर्म है तो ये हो गया L2 अपॉन L1। आपके पास रेशियो क्या दिया हुआ है? रेशियो दिया है L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू 1/2। पुट करेंगे आंसर निकल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राफ आपको दिया है VD और पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। आपको बताना है कि किसका लेंथ ज्यादा बड़ा है, किसका रेजिस्टेंस कम है और ये स्लोप क्या शो कर रहा है। तीन चीजें आपको इस ग्राफ में बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आप इस ग्राफ में जो करना है आपको वो ये कीजिए कि आप किसी भी एक स्लोप को लेकर ट्रायंगल कंप्लीट कर दीजिए, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए ये वाली एक्सिस अगर VD की है तो ये वाली एक्सिस भी VD की हो जाएगी और ये तो है ही V की। आप यहां पे एक एंगल थीटा मान लीजिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस ग्राफ के स्लोप की तो किसी भी ग्राफ में स्लोप जो है वो tan थीटा से शो किया जाता है। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया क्या VD अपॉन V, मतलब कि आपको ये बताना है, इसके बेसिस पे चीजें पता चल जाएंगी। तो अगर आप देखिए, आप जरा ये देखिए कि आपके पास ग्राफ में एक एक्सिस VD की है और एक एक्सिस V की है। क्या कोई फॉर्मूला ऐसा है जो दोनों इन क्वांटिटीज को मिक्स कर रहा है, मतलब दोनों किसी एक फॉर्मूले में क्या ये दोनों क्वांटिटीज हैं? तो हाँ है। आपके पास VD का फॉर्मूला होता है E इंटू V बाई L टाउ अपॉन M। तो V को अगर मैं VD के नीचे ले आऊं तो VD अपॉन V इज इक्वल टू E टाउ अपॉन ML। इसका मतलब क्या है कि ये जो VD बाई V है ये ग्राफ का स्लोप है। स्लोप का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल लाइन से वो ग्राफ कितना एंगल बना रहा है। जितना ज्यादा एंगल बना रहा होगा उसका स्लोप उतना ही ज्यादा है, जितना कम एंगल बना रहा होगा उसका स्लोप उतना ही कम है। तो यहां पे देखिए ये जो VD बाई V है, VD बाई V है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। सब आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के? देखिए E टाउ और M ये कांस्टेंट वैल्यू है। अगर आपके पास कंडक्टर सेम मटेरियल के हैं, सेम क्वालिटी के हैं तो आपके पास टाउ भी कांस्टेंट रहता है। तो ये तीनों कांस्टेंट है, इनको हटाया तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L है। इसका मतलब क्या है कि ग्राफ का जो स्लोप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। जिसका जितना ज्यादा स्लोप है उसकी लेंथ उतनी ही कम है। इसका मतलब क्या है बच्चा? कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि लेंथ ऑफ वायर A इज लेस देन लेंथ ऑफ वायर B। ये फर्स्ट हमारा कंक्लूजन यही वाला है, ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर है A वाले का, ठीक है। अगर मैं B की बात करूं, आपसे पूछा है किसका रेजिस्टेंस कम है, तो रेजिस्टेंस जो है वो होता है रो L बाई A। जिसकी लेंथ कम होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि रो और A तो सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस क्वेश्चन में सेम दिया है और मटेरियल की वजह से रेजिस्टिविटी भी सेम है। तो उस कंडीशन में लेंथ पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। जिसकी लेंथ कम उसका रेजिस्टेंस कम। लेंथ कम है A वाले की तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस जो है वो कम है किसका? A का B के कंपैरिजन में। चलिए C वाला स्लोप क्या शो कर रहा है? स्लोप तो हमने आपको बता ही दिया कि इस ग्राफ का जो स्लोप है दैट इज शोइंग E टाउ अपॉन ML। और अगर आपको थियोरेटिकली लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि जो स्लोप है वो ये बता रहा है कि किस कंडक्टर की लेंथ कितनी कम है। क्या आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो कंडक्टर्स आपको दिए हैं X एंड Y, ये शायद क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नहीं पैरेलल में है, नहीं क्वेश्चन नहीं हुआ है, क्वेश्चन नहीं हुआ है। सीरीज वाला हमने किया था, पैरेलल वाला नहीं किया है। दो X एंड Y जो है कंडक्टर्स हैं, उनके डायमीटर सेम है, मटेरियल अलग अलग है,
सॉरी डायमीटर सेम नहीं हो सकते। मटेरियल सेम है, सॉरी सेम मटेरियल है, क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, सेम मटेरियल है बट डायमीटर अलग अलग है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो एक्स का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एक्स इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ वाई। सर ये तो बहुत ज्यादा मिस्टेक हो गई, हाँ सॉरी फॉर दैट। मटेरियल सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है और पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपको पैरेलल में कनेक्टेड है तो पोटेंशियल आपको जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। अगर पैरेलल में कनेक्टेड है बच्चा तो कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए? पैरेलल में अगर कनेक्टेड है तो आपको समझ में आना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, और पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बट आप देखो कि इस फॉर्मूले में कहीं भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, दोनों की जो ड्रिफ्ट स्पीड है उनका रेशियो सेम आने वाला है, दैट इज 1:1। पैरेलल में जब भी कनेक्ट होंगे पोटेंशियल डिफरेंस उनके अक्रॉस कांस्टेंट रहेगा, और उस केस में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कोई भी फर्क नहीं डालेगा इस चीज पे, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल एक फॉर्मूला है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है जब उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ई टाउ बाई एम होता है, और ई से डिवाइड कीजिए तो आपके पास आ गया ई टाउ अपॉन, सॉरी ये स्मॉल टी टाउ अपॉन एम। इसका मतलब क्या है, मोबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर डिपेंड कर रही है, वो किसी भी फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड नहीं कर रही, ना तो वो डिपेंड कर रही है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ना ही वो डिपेंड कर रही है लेंथ पे। वो डिपेंड कर रही है किस पे, टाउ पे, क्योंकि ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, टाउ पे डिपेंड कर रही है, और टाउ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और टाउ किस पे डिपेंड करता है, टाउ डिपेंड करता है टेम्परेचर का, और टेम्परेचर और टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम का रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो उस कंडीशन में रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ जाएगा मॉलिक्यूल्स में, और कोलिजन भी बढ़ जाएगा। कोलिजन बढ़ जाएगा तो दो कोलिजन के बीच का समय कम हो जाएगा, मतलब रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाउ डिक्रीज हो जाएगा, मोबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द मोबिलिटी। टेम्परेचर के को अगर डिक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा। तो देखिए अभी पढ़ा कि मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ होती है। अगर आपने इस बार टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो टाउ इंक्रीज हो जाएगा, तो अगर टाउ इंक्रीज हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपके पास मोबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर अगर डिक्रीज किया तो कोलिजन कम हो जाएंगे, कोलिजन कम हो जाएंगे तो दो कोलिजन के बीच का समय बढ़ जाएगा, समय बढ़ जाएगा, उस केस में होगा ये कि मोबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जे वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है बच्चा, आई अपॉन ए वेक्टर। ए भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये बताता है कि किसी भी एक कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितना करंट बाहर निकल रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द डेंसिटी ऑफ करंट, ठीक है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए आगे। आपसे बोला गया है कि करंट डेंसिटी इतनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सरफेस का इतना है, आपको करंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ चार्ज फ्लो, चार्ज फ्लो का मतलब होता है करंट, रेट ऑफ चार्ज फ्लो मतलब करंट, आपको करंट की वैल्यू यहां से निकालनी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास फॉर्मूला है जे वेक्टर इज इक्वल टू आई अपॉन ए वेक्टर। देखो आई एक स्केलर क्वांटिटी है, मुझे करंट ही निकालना है तो मैंने लिख दिया आई इज इक्वल टू जे वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ठीक है। अब दो वेक्टर पे मल्टीप्लिकेशन करने के दो तरीके होते हैं, एक तो डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो जो डॉट प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या देख के किया जाता है, वो फाइनल रिजल्टेंट मतलब फाइनल क्वांटिटी देख के किया जाता है कि उनका रिजल्टेंट क्या आ रहा है। यहां पे जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो करंट मिल रहा है, फाइनल क्वांटिटी करंट है। करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो आप दो वेक्टर्स का ऐसे मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं कि फाइनल रिजल्टेंट क्वांटिटी स्केलर आने वाली है, तो हम यहां पे स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। डॉट प्रोडक्ट करना आपको आता है, नहीं आता है तो सीख लीजिए फटाफट। तो आई इज इक्वल टू जे की वैल्यू 2 इंटू 10⁴ आई कैप, ध्यान दीजिएगा ये आई कैप है, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट किया हमने किसके साथ, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप के, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में आई इंटू आई या आई डॉट आई जो है 1 होता है तो 2 2 जा ये 4 हो जाएगा, 4 इंटू 10⁴, और आई डॉट जे 0 होता है तो ये 0 हो गया, आई की वैल्यू ये आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट वन, अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास एक कंस्ट्रक्ट दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। आपको इस कंस्ट्रक्ट से पहले केस में करंट निकालना है, करंट निकालना है, और दूसरे केस में आपको निकालना है क्या, रेडियस दूसरे वाले का। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो देखो जे वेक्टर इज इक्वल टू आई अपॉन ए वेक्टर होता है, ठीक है। तो यहां पे आपके पास
जो आई की वैल्यू, करंट की वैल्यू आ जाएगी वो जे इंटू आई आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी दी है, कोई भी यहाँ डायरेक्शन नहीं दिया है आई जे कैप में, तो वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जे की वैल्यू दी हुई है 4.2 इंटू 10⁵, ठीक है, इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यहाँ गिवन नहीं है, लेकिन आपको रेडियस दिया हुआ है। अगर आपको रेडियस दिया है तो उस कंडीशन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप पाई आर स्क्वायर से निकाल सकते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू आपको दी हुई है, या आप 3.14 की बजाय यहाँ पे 22/7 लिख लीजिए। सॉरी, ये मैंने पाई आर स्क्वायर क्यों मिटा दिया। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये 22/7। क्यों? क्योंकि मुझे 7 से 4.2 0.6 टाइम्स कटता हुआ नजर आ रहा है। आप ये देख लिया करिए कि वैल्यूज कौन सी किसको कैंसिल कर रही है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिखा करिए, ठीक है। 22/7 यहाँ पे आ गया, इंटू आर की वैल्यू 2 mm है, 2 इंटू 10⁻³ लिखिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको निकालना है क्या, यहाँ का रेडियस। उसके लिए सिचुएशन दी है कि करंट डेंसिटी जो लेफ्ट साइड में है, सॉरी राइट साइड में है, वो डबल है लेफ्ट के। राइट साइड में इस वाले हिस्से की सीधी सी बात है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम हो जाएगा तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगी, करंट की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी डबल है, यहाँ पे उसकी कंपैरिजन में ये डबल है। आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है, तो सेकंड पार्ट देखिए, करंट डेंसिटी ऑफ राइट साइड इज इक्वल टू डबल ऑफ करंट डेंसिटी ऑफ लेफ्ट साइड। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है I/A, कौन सा, राइट साइड का, इज इक्वल टू I/A, कौन सा, लेफ्ट साइड का, ठीक है बच्चा। I से I कैंसिल हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन राइट साइड का, राइट साइड का आपको यहाँ पे जो रेडियस दिया है वो डायमीटर d2 दिया है, आप रेडियस r2 मान लीजिए, तो पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ये 2 नीचे नहीं लिखा, तो 2/पाई r1 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, r2 की वैल्यू आपको दी हुई है, सॉरी R1 की वैल्यू आपको दी है लेफ्ट साइड की, तो आपके पास इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन 2। R1 की वैल्यू कितनी है बेटा, R1 की वैल्यू 2 mm दी हुई है, तो आपके पास यहाँ पे आ गया, इसका रूट अगर लोगे तो R2 इज इक्वल टू R1 अपॉन √2, R1 की वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट, ओम्स लॉ डिडक्शन, रेजिस्टिविटी एंड ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे अपन। तो देखिए ओम्स लॉ डिडक्शन क्या है, ओम्स लॉ को डिड्यूस किया जाता है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता है, आ चुका है कई बार। तो ओम्स लॉ को डिड्यूस किया जाता है, और डिड्यूस करके जो है हम फाइनली रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालते हैं। तो रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है वो निकल के आती है, सॉरी रो से डिनोट करते हैं इस रेजिस्टिविटी की वैल्यू को, तो आपके पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकल के आती है रो इज इक्वल टू m/ne² टाउ, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला फॉर्मूला निकल के आता है। इस वाले क्वेश्चन पे आपसे कुछ एक चीजें पूछी जाती हैं, वो है कि ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और अलॉय के लिए, जब आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या आती है, मतलब ग्राफिकली शो करना होता है, तो इस पे ग्राफ जरूर आते हैं। नाउ वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, तो वेक्टर फॉर्म जो ओम्स लॉ की है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पे आ गया रेजिस्टिविटी इनटू करंट डेंसिटी। तो ये आपके पास वेक्टर फॉर्म आ गई ओम्स लॉ की, आपने किया होगा, नहीं किया हो तो आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चंस। तो देखिए बेटा, आपके पास एक रेजिस्टेंस है वायर का R ओम, इसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा अगर उसको n टाइम्स स्ट्रेच कर दिया जाए तो देखिए यहां पे हम क्या वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो इस कंडक्टर का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो होगा A इंटू L, ठीक है। अगर आपने इस कंडक्टर की लेंथ को स्ट्रेच कर दिया, लेंथ बढ़ा दिया, तो होने क्या वाला है बेटा कि ये वायर पतला हो जाएगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा हो जाएगा भाई? ऐसा थोड़ा ना है कि आपने खींच के बढ़ाया है तो उसमें मटेरियल एडिशनली ऐड हो गया, मटेरियल तो उसके पास उतना ही है। अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होना ही होना है, तो लेंथ आपने जो है वो n टाइम्स कर दी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा आपने n टाइम्स रिड्यूस कर दिया। तो अगर आप अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन n टाइम्स कम हो गया, लेंथ n टाइम्स बढ़ गई, तो एरिया ऑफ वॉल्यूम अगेन A इंटू L आया। तो हर केस में वॉल्यूम सेम आता है। सीबीएसई कई बार ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है, आज तक नहीं पूछा है हालांकि, ये पूछ सकता है कि लेंथ को अगर हमने स्ट्रेच करके n टाइम्स कर दिया तो उस कंडीशन में वॉल्यूम कितना चेंज हो जाएगा, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब आपके पास रेजिस्टेंस R ओम था तो हमने कहा लेंथ L रहा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A रहा होगा, इसको नंबर 1 नाम दे दीजिए। अब नया रेजिस्टेंस को R डैश नाम दीजिए। यहां पे लेंथ जो है वो n टाइम्स हो गई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन n टाइम्स कम हो गया। इसको ऊपर ले जाइए, आपके पास आ गया n स्क्वायर रो L बाई A। रो L बाई A नया एरिया है तो R डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर R। ये आपके पास नए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया जिसमें n स्क्वायर का मल्टीप्लाई हुआ।
हम अब हर क्वेश्चन में n की वैल्यू ही निकालेंगे। n की वैल्यू ये बताती है कि कितना उसको स्ट्रेच किया हुआ है। n की वैल्यू निकाल के हम नया रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इधर नेक्स्ट है वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है और उसको 3 टाइम्स स्ट्रेच किया हुआ है, मतलब n की वैल्यू इस बार बेटा 3 है, तो r डैश कितना हो जाएगा, r डैश विल बी इक्वल टू n स्क्वायर r, n 3 का स्क्वायर कीजिए, r की वैल्यू 10 ओम दी हुई है, तो 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 90 ओम, ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट वन, ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर वायर, उसकी लेंथ को इंक्रीज किया गया 10%। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कितना इंक्रीज आएगा रेजिस्टेंस में। तो हम n की वैल्यू पहले निकालते हैं। n की वैल्यू पहले से जो लेंथ थी हमने माना कि वो लेंथ 1 थी, हमने उसको इंक्रीज किया क्या 10%। ठीक है, तो 10% को अगर मैं रेशियो में लिखूं तो 10/100 हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो ये 11/10 आ जाएगा। किसकी वैल्यू, n की वैल्यू है। अगर आप n स्क्वायर करेंगे सो इट विल बी 121/100, ये n स्क्वायर की वैल्यू आ गई। आपके पास जो नया रेजिस्टेंस है वो नया रेजिस्टेंस आ जाएगा 121/100 इंटू r, क्योंकि नए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर इंटू r, तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब आपको निकालना है चेंज ऑफ रेजिस्टेंस, इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस डेल्टा आर। तो इंक्रीज कैसे निकलता है, नए वाले में से पुराना वाला माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास आ गया आर डैश माइनस आर, आर डैश की वैल्यू 121, एक काम करो इसको डिवाइड कर दो तो ये 1.21 आ जाएगा, 1.21 आर माइनस आर, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.21 इंटू आर, ये आपके पास डेल्टा आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, आपको परसेंटेज में ये चाहिए तो ये 0.21 इंटू 100 आर, दैट इज 21% आपके पास चेंज आ गया। तो लेंथ को अगर आपने 10% इंक्रीज किया है तो आपके पास ये 21% आ जाएगा। ऐसे ही कुछ ट्रिक्स हैं, अगर आपने 20% लेंथ को इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस 44% चेंज होता है, आपने 30% इंक्रीज किया तो 69% होता है, 40% इंक्रीज किया तो 96% होता है। बेसिक सी बात ये है, 10% किया तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121 डिवाइड बाय 100 21%, मतलब इस तरह से ये इसका ट्रिक है। अगर आपने 12 किया तो 12 का जो है वो 144 होता है, 144 में से 100 माइनस कीजिए 44%, 30 अगर आपने किया तो 30 का मतलब हो गया 13 का स्क्वायर कर दीजिए 169, 169 में से 100 माइनस कीजिए 69%। तो ये इसके ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आपको इसमें से ये बताना है कि किस कंडक्टर में से जो करंट है वो ज्यादा फ्लो होगा। करंट भैया उस कंडक्टर में से ज्यादा फ्लो होता है जिसमें करंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। तो तीनों में से रेजिस्टेंस की वैल्यू देख लीजिए किसमें कम आ रही है। रेजिस्टेंस के लिए आप फॉर्मूला लगा लीजिए, फर्स्ट वाले को आप R1 नाम दे दीजिए, उसका रेजिस्टिविटी जो है रो है, और क्योंकि तीनों कॉपर के हैं मतलब रेजिस्टिविटी तीनों की सेम है तो रो L/A, इसको R का नाम दे दिया। R2 की वैल्यू अगर मैं लूं तो आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/2 है और लेंथ 1.5 है। 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, तो हमने लिख लिया 3L/2 इंटू A की वैल्यू 1/2 A/2, तो आपके पास आ गया 3ρL/A, तो ये हो गया 3R। अगर आप R3 की बात करो तो यहाँ लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों ही हाफ है, तो उस कंडीशन में आपके पास ρL/2 इंटू A/2 दोनों कैंसिल हुए तो आपके पास क्या आ गया, R आ गया। दोनों का रेजिस्टेंस R, इसका 3R, जिसका रेजिस्टेंस कम उसका करंट ज्यादा, तो इनमें करंट ज्यादा फ्लो होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एन इलेक्ट्रॉन इज पास थ्रू ए सर्किट कंटेनिंग 2 वायर्स। 2 वायर्स हैं एक सर्किट में और उसमें दोनों वायर्स पैरेलल में लगे हुए हैं। लेंथ और रेडियाई का आपको रेशियो दिया है, आपको रेशियो ऑफ करंट बताना है। भैया लेंथ और रेडियाई का अगर रेशियो दिया है इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का कांस्टेंट है पैरेलल के केस में। तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, V1 इज इक्वल टू V2 हो गया। अब इनके रेशियो, रेडियाई के रेशियो क्या दिए हुए हैं, लेंथ का रेशियो दिया है दैट इज L1/L2 इज इक्वल टू 3/2, ठीक है, और रेडियस का रेशियो दिया है R1/R2 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, अगर V1 इज इक्वल टू V2 है तो V का फॉर्मूला होता है क्या, I इंटू R, तो I1 इंटू R1 इज इक्वल टू I2 इंटू R2, तो I1 अपॉन I2। आपको क्या करंट के रेशियो पूछे हैं, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। अच्छा, रेजिस्टेंस जो है वो होता है रो L/A, ठीक है, तो इस केस में R2 के लिए L2 अपॉन A2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई रो L1 अपॉन A1 आ जाएगा, रो से रो कैंसिल। 1 2 3 4th टर्म है तो ये हो जाएगा L2 इंटू A1 अपॉन L1 इंटू A2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना देखिए रेडियस दिया हुआ है, आपको मालूम है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो पाई R स्क्वायर होता है, तो इसको आप लिख लीजिए L2 इंटू पाई R1 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपके पास यहां पे आ गया L1 इंटू पाई R1 स्क्वायर, सॉरी
R2 स्क्वायर या R1 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आपके पास रेडियस का रेशियो दिया है, लेंथ का रेशियो दिया है, पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा इसका 8/27। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, हम टेम्परेचर जो है उसकी वजह से रेजिस्टेंस कंडक्टर का इंक्रीज होता है, सेमीकंडक्टर का कम होता है, बट इस केस में हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो उसका जो फॉर्मूला निकल के आता है, दैट फॉर्मूला इज अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1। ये R2 जो है वो ज्यादा रेजिस्टेंस है और R1 कम रेजिस्टेंस है। इसको दूसरी भाषा में कहा जा सकता है कि R2 वो रेजिस्टेंस है जो ज्यादा टेम्परेचर पे निकल के आया है और R1 वो रेजिस्टेंस है जो कम टेम्परेचर पे निकल के आया है। क्या बात समझ में आ गई? और कम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस भी कम होगा, ज्यादा टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चा, इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके पास एक प्लैटिनम रेजिस्टेंस है, 0 डिग्री सेल्सियस पे 3 ओम उसका रेजिस्टेंस है, 100 डिग्री सेल्सियस पे 3.050 है और एक अननोन रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस इतना है। आपको अननोन टेम्परेचर का रेजिस्टेंस निकालना है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अल्फा की वैल्यू तो दी नहीं है, निकालेंगे कैसे? तो देखिए 3 इक्वेशन बना लीजिए। 3 इक्वेशन से पहले गिवन क्या है वो लिख लीजिए। देखिए T1 मैंने कहा 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है बेटा वो 3 ओम दिया हुआ है। T2 मैंने कहा 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया है 3.05 ओम। ठीक है, और T3 जो है हमारे लिए नोन नहीं है, बट इसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3.15 ओम। ठीक है, तो पहले इक्वेशन आप इसको और इसको मिला के बनाइए, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन आप इन दोनों को मिला के बनाइए, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू R3 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T3 माइनस T1। ठीक है, दोनों के अल्फा सेम होंगे तो अल्फा को इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा, बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट वन, हीटिंग एलिमेंट दिया हुआ है आपको और हीटिंग एलिमेंट 230 वोल्ट से कनेक्टेड है। स्टार्टिंग में उसमें करंट 3.2 एम्पियर है और बाद में उसमें करंट 2.8 एम्पियर है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप किसी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हो तो इनिशियली उसमें करंट ज्यादा मिलता है आपको। ठीक है, फिर क्या होता है कि वो थोड़ी देर बैटरी से जब कनेक्टेड रहता है तो उसमें हीट डेवलप हो जाती है और हीट के डेवलप होने की वजह से वहां करंट की वैल्यू कम हो जाती है। तो स्टार्टिंग में करंट आपको ज्यादा मिला, बाद में करंट कम हो गया। ठीक है, आपको ये बताना है कि जिस टेम्परेचर पे करंट कम हो गया वो टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो देखिए इधर यहां पे आप वैल्यूज लिख लीजिए। यहां V दिया हुआ है 230 वोल्ट, आपको I1 दिया हुआ है पहला वाला करंट 3.2 एम्पियर, आपको I2 दिया हुआ है 2.8 एम्पियर और अल्फा की वैल्यू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। आप एक काम करें, यहां से पहले R1 और R2 की वैल्यू निकालिए। R1 की वैल्यू निकल आएगी V अपॉन I1, V की वैल्यू 230 अपॉन 3.2। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए 2300 बाई 32। इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए, कुछ भी मत लिखिए इसमें आगे। सॉरी, मैंने R1 में हाँ सही लिखा है। R2 की वैल्यू 230 बाई 2.8, तो ये हो गया 2300 अपॉन 28। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1। R2 की वैल्यू ये दी है और R1 की वैल्यू ये दी हुई है। तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 2300 अपॉन 28 माइनस का R1 की वैल्यू 2300 अपॉन 32 डिवाइडेड बाई R1 की वैल्यू 2300 अपॉन 32 और T2 माइनस T1 आपको दिया हुआ है, अच्छा सॉरी मैंने T1 लिखना भूल गया, T1 27 डिग्री सेल्सियस। ऊपर से देखो 2300 आप कॉमन लोगे तो 2300 कॉमन लेके इस 2300 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहां से ये 32 ऊपर चला जाएगा क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म में 32 ऊपर चला जाएगा। अल्फा की वैल्यू लिख लीजिए 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू 32 ऊपर चला गया। नीचे है यहां पे बचा 1/28 माइनस 1/32, तो यहां से 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 कॉमन ले लिया, 1/28 से 7 बचा, 4 7 जा 28 और 32 से 8 बचा, 4 8 जा 32 डिवाइडेड बाई T2 माइनस 27। ठीक है, कैंसिल कीजिए 8 टाइम्स, इसका एलसीएम ले लीजिए, 1.7 को नीचे ले आइए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से क्वेश्चन आना बहुत जेन्युइन चीज है, आ जाता है इससे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, सीखिएगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती क्या है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बच्चा वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला निकल के आता है E इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। आई को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, कहने का मतलब है कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ते हो तो वो है आई इंटू आर। मैं एक सर्किट बनाया, ये आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, आपके पास ये बैटरी है, और बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। बैटरी के जो इलेक्ट्रोड्स हैं भैया वो मेटल के ही तो बने हुए हैं, अगर वो मेटल के बने हैं तो उनका भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही होगा, उसको स्मॉल आर से लिख लिया और ये बैटरी का ईएमएफ हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बाहर वाले रेजिस्टेंस पे ड्रॉप होता है, जिसको अब हम पढ़ेंगे टर्मिनल पोटेंशियल, मतलब कि इस वाले एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स पे कितना पोटेंशियल है, इसको हम टर्मिनल पोटेंशियल पढ़ेंगे। तो ईएमएफ जो है वो हो गया आई, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है आई, और ये करंट जो है वो दोनों रेजिस्टेंसेस से पास हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों से। ठीक है, अगर इसी फॉर्मूले को मैं आगे बढ़ूं तो आई आर प्लस आई इंटू कैपिटल आर, तो E इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस वी। ये फॉर्मूला मेरे पास हो गया, इसको इधर ले आइए तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। कई बार आपसे बोला जाता है कि ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाइए V वर्सेस I का। ठीक है, एक सेल है, उसका ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, V और I का आप ग्राफ बनाइए। तो बच्चों ने 10th क्लास में एक ग्राफ सीखा हुआ है, ये V का ग्राफ, ये I का ग्राफ, ये बना दिया। ये आपका टर्मिनल पोटेंशियल, ये आपका ग्राफ जो है वो 10th क्लास में वैलिड हुआ करता था जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता था, बट यहां सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं है तो ये ग्राफ वैलिड नहीं होगा। तो आप कौन सा ग्राफ बनेगा, देखिए आप क्या करें, दो एक्सिस ले लें, ये वाली एक्सिस V की हो गई, ये वाली एक्सिस I की हो गई, करंट की हो गई। अब आपको ग्राफ बनाना है, तो ये वाली इक्वेशन देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ, आना चाहिए। ये वाली इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम क्या लिखते हैं बेटा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि देखिए x क्या होता है, वो वैल्यू जो x एक्सिस में है, तो करंट की वैल्यू x एक्सिस में है, c ईएमएफ है, मतलब c इंटरसेप्ट होता है, और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है पॉजिटिव एक्सिस में लाई करेगा, तो पॉजिटिव एक्सिस में आपको ईएमएफ यहां कहीं मिल जाएगा। अच्छा, माइनस साइन दिया हुआ है, ये m जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट किया है, नेगेटिव साइन दिया हुआ है, इसका मतलब स्लोप ऐसा आएगा, और ये वाली वैल्यू जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस को शो करेगी। तो ये वाला ग्राफ इस तरह से शो होता है, जो आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को कंपेयर करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन, आपके पास एक बैटरी है बच्चा। अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाले क्वेश्चंस हैं, बहुत ध्यान से समझिए कि चार्जिंग कैसे होती है और डिस्चार्जिंग कैसे होती है। देखिए आपके पास एक बैटरी, ये सिचुएशन अलग है, ये वाली सिचुएशन में जो बता रहा हूं वो अलग है। आपके पास दो बैटरी हैं, एक रेजिस्टेंस इसका होगा, एक रेजिस्टेंस और लगा होगा। मैंने कहा ये वाली बैटरी V1 है और ये वाली बैटरी V2 है। अगर आपके पास V1 का पोटेंशियल ज्यादा है, टर्मिनल ईएमएफ ज्यादा है V2 से, तो क्या होगा कि V1 अपना करंट यहां से यहां V2 में फ्लो करवा देगी और V2 अपना करंट फ्लो नहीं करवा पाएगी। इसका मतलब क्या है कि कुछ चार्ज निकल के V2 में जा रहा है, इसका मतलब V2 का जो चार्ज है वो बढ़ रहा है, दैट मींस V2 इज गेटिंग चार्ज्ड। ये चार्जिंग की सिचुएशन है कि जब टर्मिनल्स ऐसे लगाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी सिचुएशन की बात करूं तो वो भी देख लीजिए आप, कि आपके पास एक टर्मिनल ऐसे है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये इसका ये ऐसे। ठीक है, अब आपके पास ये V1, ये V2 और ये V1। अब देखिए चाहे V1 V2 सॉरी ये V1, अब चाहे V1 V2 से बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों कह रहा हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देखो भाई V1 यहां से करंट फ्लो करवाएगी, तो उस कंडीशन में यहां से चार्ज तो चला गया, लेकिन V2 के पास भी अब रास्ता है कि वो भी अपना चार्ज रिलीज कर सके, अपना चार्ज कम कर सके। तो इसका मतलब है इस कंडीशन में बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, इस कंडीशन में बैटरी चार्ज हो रही है। ये चार्जिंग सिचुएशन, ये डिस्चार्जिंग सिचुएशन। अब आपसे टर्मिनल पोटेंशियल पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल इस वाली बैटरी के लिए टर्मिनल पोटेंशियल बताइए, इसके लिए टर्मिनल पोटेंशियल बताइए। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहां पे करंट निकाल लीजिए। अगर आपको किरचॉफ लॉ आता है तो किरचॉफ लॉ यूज कीजिए, और किरचॉफ लॉ नहीं आता है तो नेट ईएमएफ निकालिए। देखिए नेट ईएमएफ, करंट की वैल्यू क्या आती है बेटा, करंट की वैल्यू होती है नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाय नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है,
तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस का नेट ले लीजिए। देखिए दोनों बैटरीज के जब टर्मिनल्स आमने सामने होंगे तो आप क्या करेंगे बेटा, दोनों को माइनस कर देंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए, कोई भी बड़ी वैल्यू हो उसमें से छोटे को माइनस कर दीजिए। नेट रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, R1 प्लस R2 कर दीजिए। ये आपके पास करंट निकल आया किसमें, आपके पास इस वाली सिचुएशन में। यहां अगर करंट निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, यहां पे भी आप ई नेट अपॉन आर ही करोगे, आर नेट करोगे, लेकिन यहां पे आप देखोगे कि दोनों टर्मिनल्स अपोज नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के करंट का, बल्कि सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में ईएमएफ दोनों के ऐड हो जाएंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएंगे। दोनों सिचुएशन में फर्क समझ में आया क्या? आप ये मत कहना सर यहां वी से लिख दिया वहां ई से लिख दिया, दोनों एक ही बात होती है अगर इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ नहीं है तो दोनों एक ही बात है, परेशान मत हो। एक में प्लस हो जाएगा, एक में प्लस हो जाएगा, एक में माइनस, डिस्चार्जिंग में प्लस और चार्जिंग में माइनस। अब इक्वेशन आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल की इक्वेशन होती है E माइनस आई आर। देखो अगर चार्जिंग हो रही है तो चार्जिंग के केस में आप जिस बैटरी के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल निकाल रहे हो उस बैटरी में करंट अंदर आ रहा है, करंट अंदर आ रहा है तो आप उसका एक माइनस साइन और लगा दीजिए, ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा E प्लस आई आर का। तो अगर यहां पे मैं निकालूं इस वाले केस में तो V इज इक्वल टू यहां वाली बैटरी में डिस्चार्ज हो रही है तो करंट बाहर जा रहा है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, E माइनस आई आर ही लग जाएगा, कोई भी साइन चेंज नहीं होगा इस केस में, तो E माइनस आई आर। क्या समझ में आ गई बात? चार्जिंग के केस में आप नेट पोटेंशियल माइनस करके निकालेंगे, आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ से प्लस करके आएगा। यहां पे नेट पोटेंशियल मतलब नेट ईएमएफ प्लस करके निकालेंगे करंट और यहां पे माइनस साइन आ जाएगा। दोनों सिचुएशन समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए एक स्टोरेज बैटरी है, 8 वोल्ट उसका इंटरनल ईएमएफ है, 8 वोल्ट उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, चार्ज की गई है 120 वोल्ट से और 15.5 ओम सीरीज में रेजिस्टेंस है। आपको टर्मिनल पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। डायग्राम जरूर बना लीजिएगा आप यहां पे, क्योंकि डायग्राम से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाया करती हैं। एक रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, दूसरा रेजिस्टेंस 15.5 ओम है, एक 8 वोल्ट की बैटरी है और दूसरी 120 वोल्ट की बैटरी है। आपको 8 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल निकालना है। तो आपको तरीका बताया, क्योंकि बैटरी चार्ज हो रही है तो उस कंडीशन में जो आपके पास करंट आ जाएगा वो आ जाएगा नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो नेट ईएमएफ कितना बेटा, 120 में से माइनस कर दीजिए 8 को, डिवाइडेड बाई दोनों रेजिस्टेंसेस को ऐड कर दीजिए, 16 आ जाएगा, 112 बाई 16, तो आंसर आ गया 7 एम्पियर। ठीक है, अब आपको टर्मिनल पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि बैटरी चार्ज हो रही है तो टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है E प्लस आई आर। ई की वैल्यू बेटा है 8 वोल्ट प्लस का I की वैल्यू 7 और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है, आंसर आ जाएगा 11.5 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बट इस क्वेश्चन में क्या हुआ है आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा एक बार। ये वाला क्वेश्चन बच्चा ये कहता है कि 12 वोल्ट की बैटरी है जो कि चार्ज हो रही है 110 वोल्ट से। 12 वोल्ट की बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, तो इसमें सीरीज में रेजिस्टेंस कितना लगा दिया जाए ताकि करंट 5 एम्पियर फ्लो हो जाए। तो आपके पास सीधा सा फंडा है इसके लिए। देखिए यहां पे आपके पास I इज इक्वल टू ई नेट अपॉन आर नेट होता है, ठीक है। अगर चार्ज हो रही है बैटरी तो उस कंडीशन में ईएमएफ माइनस करके आएगा, तो 1110 माइनस 12 डिवाइड बाई इंटरनल रेजिस्टेंसेस दोनों ऐड हो जाते हैं। 0.5 इसका खुद है और एक आप लगाने वाले हैं और उसकी वजह से करंट कितना फ्लो हुआ 5 एम्पियर। आर की वैल्यू निकल आएगी, सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पहले स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। ये वाली जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रही है, इसके पास रास्ता है करंट के फ्लो होने का, इसके पास रास्ता नहीं है, ये चार्ज हो रही है। तो चार्जिंग में आप नेट ईएमएफ माइनस करके निकालिए और उसके बाद टर्मिनल पोटेंशियल के लिए E प्लस आई आर कर दीजिए। यहां पर नेट पोटेंशियल डिस्चार्जिंग के केस में नेट ईएमएफ प्लस करके निकालिए और टर्मिनल पोटेंशियल E माइनस आई आर कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफ दिया हुआ है आपको और ग्राफ से आपसे पूछा है कि सेल का ईएमएफ बताइए, मैक्सिमम करंट बताइए, इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए। देखिए इस ग्राफ की इस थ्योरी में कुछ भी गिवन नहीं है, ग्राफ ही ग्राफ गिवन है और यहां से आपको निकालना है। तो आपको फर्स्ट केस क्या निकालना है, ईएमएफ। तो ईएमएफ बेटा तब निकलता है, ईएमएफ हम उसको कहते हैं जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब सर्किट में करंट जीरो है। करंट जीरो इस वाली एक्सिस पे होगा, यहां पे करंट जीरो होगा, तो उस कंडीशन में ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है सर इसमें तो वैल्यू गिवन नहीं है, वैल्यू हम 1.4 मान लेते हैं, 1.4। तो ईएमएफ आ गया 1.4 वोल्ट, वो पोटेंशियल जिस पे करंट की वैल्यू जीरो है। मैक्सिमम करंट आपको तब मिलेगा, उस केस में मिलेगा मैक्सिमम करंट जब आपके पास ईएमएफ जीरो हो जाएगा या टर्मिनल पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो आपके पास आई मैक्स की वैल्यू आ गई 0.28 एम्पियर। अब आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू अभी बताया था नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। अब यहां पे कैसे निकालेंगे, आप एक काम कीजिएगा, सॉरी करंट,
यहाँ पे करंट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप दो वैल्यूज ले लीजिए, एक तो ये और दूसरी ये, ठीक है। तो यहाँ पे B और C की वोल्टेज की वैल्यू ऊपर लिख लीजिए माइनस करके, और करंट की वैल्यू नीचे लिख लीजिए। देखिए कैसे, मैंने लिखा VB माइनस VC डिवाइडेड बाई IC माइनस IB, क्योंकि करंट की वैल्यू बढ़ रही है, नहीं तो माइनस साइन आ जाएगा। तो VB कितना, VB 0.8, VC कितना 0.4, IB कितना, IB आपको दिया है IC 0.2 और IB कितना 0.12। सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ग्राफ बताना है टर्मिनल पोटेंशियल और करंट का। टर्मिनल पोटेंशियल और करंट का ग्राफ हमने अभी अभी सीखा है बच्चा। ये ग्राफ का शेप कुछ ऐसा होता है कि V इज इक्वल टू ये V ये I, तो ग्राफ ऐसा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास तीन EMF दिए हुए हैं, E, 2E, 3E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, 3R, 2R। आपको इस बार टर्मिनल पोटेंशियल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का ग्राफ निकालना है। दो ही ग्राफ आते हैं EMF के केस में, एक तो टर्मिनल पोटेंशियल और करंट का, और एक टर्मिनल पोटेंशियल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का। दो के अलावा तीसरा ग्राफ यहां पे नहीं आता है, ठीक है। तो सीख लीजिए ये ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए, आपके पास एक एक्सिस यहां पे ये ले लीजिए V की, और ये वाली एक्सिस जो है वो R की, ठीक है। यहां पे कहीं ना कहीं एक मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, जिस मैक्सिमम पोटेंशियल को हम EMF कहते हैं। तो उस EMF की एक्सिस हमने कुछ ऐसे डिनोट कर दी, ये EMF की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए आप देखिए, आपके पास यहां पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है। तो देखो यहां पे V इज इक्वल टू, नहीं यहां से स्टार्ट नहीं करते, इसको स्टार्ट करते हैं I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इस फॉर्मूले से। अब इस फॉर्मूले में मुझे V को लेके आना है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, V अपॉन R इज इक्वल टू E इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, V इज इक्वल टू E इंटू R डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। ये ग्राफ आपको मिल गया, ठीक है। अब देखिए इसको टैबुलेट करने की कोशिश करते हैं कि टैबुलेट कैसे किया जाएगा। आप हालांकि कोई भी वैल्यूज ले लीजिएगा, मैं एक काम करता हूं, पहले ही मैं EMF की वैल्यू को 1 ले लेता हूं और इंटरनल रेजिस्टेंस भी 1 ले लेता हूं, ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। अब मुझे क्या करना है, जो मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अप्लाई करूंगा, उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बेसिस पे मुझे टर्मिनल पोटेंशियल निकालना है। तो मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पहले 0 अप्लाई किया, तो 0 होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो टर्मिनल पोटेंशियल भी 0 आ गया। चलिए बहुत बढ़िया बात है। सेकंड 1 अप्लाई किया, तो देखो E पहले से 1 है, R भी 1 है, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस 1 2, तो इसका मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब 1 था तो पोटेंशियल की वैल्यू 0.5 आ जाएगी। 1/2 मतलब 5। चलिए 3, जब मैंने R की वैल्यू 2 रखी, तो 2 इंटू 1 न्यूमरेटर में 2 आ जाएगा। यहां पे 2 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस 1 रखा है, 2/3, दैट इज 2/3 होता है 0.66 वोल्ट, ठीक है। थर्ड वैल्यू, आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 रखी, तो E इंटू 3, 3/4 होता है 0.75, ठीक है। उसके बाद फोर्थ, आपने R की वैल्यू 4 रखी, 4 प्लस 1 5, तो 4/5 दैट इज 0.8, ठीक है। नेक्स्ट 5 रखी, तो 5/6 0.88। चलो एक लास्ट वैल्यू इन्फिनिटी रख देते हैं। तो R की वैल्यू आपने इन्फिनिटी रख दी, तो R की वैल्यू अगर इन्फिनिटी रखी, तो यहां से ये आपकी वैल्यू R प्लस इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटी प्लस R, नीचे भी इन्फिनिटी ऊपर भी इन्फिनिटी, तो V की वैल्यू, जो V की वैल्यू है वो किसकी आ जाएगी, E की वैल्यू। तो देखो जब रेजिस्टेंस 0 था वोल्टेज 0, जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट था तो वोल्टेज इन्फिनिटी हो गया। ये ग्राफ बनेगा कैसे, देखिए ये आपके पास V की एक्सिस, ये आपके पास R की एक्सिस। अब यहां पे हमने क्या किया, ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये इन्फिनिटी यहां कहीं, और यहां पे वैल्यू आगे बेटा 0.25, 0.5, 0.75, 0.1.0, और यहां पे कहीं EMF। चलो 0 पे 0, फर्स्ट वैल्यू 0 पे 0, दूसरी वैल्यू 0 पे 1 पे 0.5, 1 पे 0.5, 2 पे 0.66, तो 0.66 यहां कहीं लाई करेगा, क्योंकि ये 0.75 है, तो ये आपके पास यहां कहीं लाई करेगा। 3 पे 0.75, 3 पे 0.75 एग्जैक्टली यहां 3 पे ये ऐसे लाई करेगा। 0.8 4 पे 0.8 मतलब थोड़ा सा ऊपर जाएगा। 5 पे 0.88 थोड़ा सा ऊपर और जाएगा, ठीक है। और इन्फिनिटी पे V की वैल्यू E के इक्वल, तो ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से चला जाएगा। ये शेप मिलती है हमें ग्राफ की, आप याद रखिएगा। आप भले ही टैबुलेट ना करें, भले ही वैल्यूज ना लिखें, सिर्फ मैंने टैबुलेशन किया आपको ग्राफ की शेप समझाने के लिए। आपको बस ये वाला ग्राफ कुछ ऐसे बना के आ जाना है, ये V और ये R। क्या आपको बात समझ में आ गई? चलिए भाई नेक्स्ट वन।
4 सेल्स दिए हुए हैं, 2 वोल्ट उनका ईएमएफ है, पैरेलल में कनेक्टेड है, और एक्सटर्नल सर्किट में 15 ओम के 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, वो खुद भी पैरेलल में है। आपको टर्मिनल पोटेंशियल जो हमें मालूम है वो 1.6 है, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला। आपके पास I इज इक्वल टू E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R होता है। यहां से I की वैल्यू V अपॉन R ले लीजिए, क्योंकि आपको करंट दिया हुआ नहीं है ना, आपसे पूछा है। तो V अपॉन R इज इक्वल टू E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ये वैल्यू हो गई। इसको उधर ले जाइए, तो V इज इक्वल टू E R अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। क्या क्या दिया हुआ है देखिए, टर्मिनल पोटेंशियल 1.6 वोल्ट, ईएमएफ, 4 सेल हैं, चारों पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में आप 4 लगाएं, 40 लगाएं, 400 लगाएं, 4 लाख लगाएं, पोटेंशियल चेंज होता नहीं है, तो आपके पास क्या आ गया, 2 वोल्ट ही रहेगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहां पे 15 ओम दिया है, लेकिन 15 ओम के 2 रेजिस्टेंस हैं, वो भी पैरेलल हैं। तो पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस होते हैं तो आप ऐसे ऐड करते हैं रेजिस्टेंस के केस में, तो R की वैल्यू आ जाएगी 15/2। तो मैंने यहां पे लिख दिया बेटा 15/2, ठीक है, इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपके पास आ गया 15/2 प्लस R, 2 से 2 कैंसिल, इसको सॉल्व कीजिए, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट वन, किरचॉफ्स लॉ। फिजिक्स में किरचॉफ लॉ के क्वेश्चंस ना आए ऐसा होता नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ लॉ। लेकिन किरचॉफ लॉ बहुत ज्यादा टिपिकल है, इसीलिए सीबीएसई क्या करता है, वैसे क्वेश्चंस देता है जैसे क्वेश्चंस सीबीएसई जो है वो बायो वाले बच्चे भी सॉल्व कर पाए और मैथ्स वाले क्वेश्चंस बच्चे भी सॉल्व कर पाए। तो बहुत टिपिकल नहीं देता, ऐसे क्वेश्चंस नहीं देता जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो। कई बार आप ऐसे क्वेश्चंस किरचॉफ लॉ में बच्चा अवॉइड कर दीजिए जहां 3 इक्वेशंस बन रही हो। 3 इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस कभी नहीं आएंगे, क्योंकि 3 इक्वेशंस को बनाना फिर 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो आप ये अवॉइड कीजिएगा, आप 2 इक्वेशन वाले क्वेश्चंस कर लीजिए। अब सबसे पहले किरचॉफ लॉ में 2 लॉज होते हैं, एक जंक्शन लॉ है और एक वोल्टेज लॉ है, जिसको हम लूप लॉ भी कहते हैं। दोनों की डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा। एक बार मुझे याद है शायद कि डेफिनेशन ही आ गई थी। तो आपके पास जो जंक्शन लॉ होता है, जंक्शन लॉ होता है, वो ये कहता है कि समेशन ऑफ करंट एट एनी जंक्शन विल बी 0। ठीक है, जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है, तो नेट करंट उस जंक्शन पे क्या हो गया, 0। ऐसे ही अगर मैं बात करूं लूप लॉ की, जिसको हम वोल्टेज लॉ कहते हैं, ये कहता है समेशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0, कि नेट वोल्टेज जितनी मान लीजिए 2 बैटरीज हैं, जितना भी उन बैटरीज ने जितना नेट वोल्टेज दिया उतना सारा का सारा जो है वो खर्च हो जाने वाला है, तो नेट वोल्टेज 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे काम करता है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, एनर्जी ऑफ चार्ज वाला एमसीक्यू में। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपने कई बार देखा होगा। ठीक है, इसमें आप फटाफट इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए। मैं बना देता हूं आपके लिए इक्वेशन बनाने से पहले टर्मिनल्स असाइन कीजिए। ये छोटा वाला टर्मिनल नेगेटिव हो गया, कलर चेंज किया जाए, नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब देखिए करंट इस वाले एलिमेंट पे, इस वाले रेजिस्टेंस में यहां से एंटर हो रहा है, तो जहां से करंट एंटर होता है वो वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है, दूसरा वाला नेगेटिव। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, एक लूप आप ये ले लीजिए और एक लूप आप ये ले लीजिए। तो फर्स्ट लूप की इक्वेशन मैं यहां डायरेक्ट इक्वेशन लिख देता हूं, आप बना लीजिएगा। देखिए I1 करंट इससे भी फ्लो हो रहा है 5 ओम से, और इससे भी फ्लो हो रहा है। आप एक काम करो, I3 की वैल्यू क्या है, क्या I3 I1 और I2 दोनों से मिलकर बनाए? भाई I1 यहां से यहां गया, I2 यहां से यहां गया, दोनों का सम ही I3 है, तो इसको I1 प्लस I2 लिख दीजिए। बहुत ज्यादा झमेला मत पालिए कि I3 की भी इक्वेशन बना रहे हो आप। ठीक है, वो I1 प्लस I2 के। तो देखो 5 ओम से I1 फ्लो हो रहा है और 2 ओम से भी I1 फ्लो हो रहा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट लूप आपने जो लिया वो लिया ABCEFA। ठीक है, अब यहां पे आपने 12 वोल्ट अप्लाई किया, 12 वोल्ट इज इक्वल टू 5 + 2, तो ये हो गया 7I1। 7 ओम रेजिस्टेंस में तो I1 फ्लो हो रहा है। अच्छा, I2 भी फ्लो हो रहा है, किससे, 2 से, तो प्लस का 2I2। इक्वेशन बन के तैयार है। अब उसकी इक्वेशन बनाते हैं, दूसरा लूप ले लेते हैं, लूप लेंगे CBEDC। ठीक है, I2 करंट इन दोनों से फ्लो हो रहा है, तो दोनों का रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम, तो आपके पास 6 वोल्ट इज इक्वल टू 5I2 प्लस का, यहां पे इसमें 2 ओम में I1 भी फ्लो हो रहा है, प्लस का 2I1। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन। अब आप यहां पे एलिमिनेशन मेथड लगाइए और इसको एलिमिनेट कर दीजिए। कैसे एलिमिनेट करेंगे, देखिए ये 5I2 है, ये 2I2 है, इसमें मल्टीप्लाई करो आप 5 का और इसमें मल्टीप्लाई करो
2 का। तो आप देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको लिखा 60 इज इक्वल टू 35i1 प्लस का 10i2 और इसको लिखा आपने 12 इज इक्वल टू 10i2, i2 के नीचे i2 लिखो, इज इक्वल टू 4i1। ठीक है, माइनस 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 60 में से 12 गए 48, 35 में से 4 गए 31i1 और ये कैंसिल प्लस का 0, सॉरी प्लस का 0, तो आपके पास i1 की वैल्यू आ गई 48/31 एम्पियर। यही वैल्यू किसी में भी डाल दीजिए इक्वेशन में, आपके पास i2 की वैल्यू निकल आएगी। तो ऐसे इक्वेशन बनाई जाती है जब दोनों बैटरी सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा रही होती हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सा दिखाई दे रहा है, यहां पे आप गलती नहीं कर सकते, इक्वेशन जैसे आपने पहले बनाई थी वैसे ही बनेगी, बट डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन कैसे लिया जाएगा देखिए इधर, देखिए यहां पे 9 वोल्ट की बैटरी जो है वो करंट ऐसे बना रही है और आपके पास जो 6 वोल्ट की बैटरी है वो करंट ऐसे बना रही है। दोनों के डायरेक्शंस में अंतर है, ठीक है, दोनों के डायरेक्शंस में अंतर है। मैंने ये वाला करंट जो है वो i1 मान लिया, लाइट कलर भी क्यों आ रहे हैं, और ये वाला करंट जो है वो i2 मान लिया। ठीक है, ये वाला करंट हमारा i1 हो गया और ये वाला करंट i2 हो गया। i1 यहां से यहां गया, i2 यहां से यहां गया। देखिए अब तो इससे तो i2 फ्लो होगा, इससे i1 फ्लो होगा, इससे भी i1 फ्लो होगा, इससे क्या फ्लो होगा, इससे फ्लो होगा i1 माइनस i2। ठीक है, आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर आपने i1 माइनस i2 क्यों किया, आप i2 माइनस i1 भी तो कर सकते थे, डेफिनेटली कर सकते थे बच्चा, लेकिन देखिए क्योंकि 9 वोल्ट से i1 फ्लो हो रहा है, 9 वोल्ट बड़ी बैटरी है, 6 वोल्ट छोटी बैटरी है, तो छोटी बैटरी से फ्लो होने वाला करंट भी कम हो जाएगा और बड़ी बैटरी से फ्लो होने वाला करंट भी ज्यादा होगा, इसलिए हमने ज्यादा करंट में से कम करंट को माइनस किया, यहां पे करंट आ गया i1 माइनस i2। ठीक है, चलिए अब टर्मिनल असाइन करते हैं। यहां से करंट फ्लो हो रहा है बेटा, तो देखो इसके पास ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसके पास यहां से ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये करंट ऐसे घूम के इधर जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस पे क्या लेना है, तो देखो करंट i1 का क्योंकि ज्यादा है तो आप ये वाला साइन पॉजिटिव लेंगे, ये नेगेटिव लेंगे। तो आप फटाफट लूप बनाते हैं, ठीक है, सॉरी फटाफट हम इक्वेशंस बनाते हैं। तो लूप मैंने ले लिया, लूप A D F E A, ये वाला लूप ले लेते हैं। तो देखिए यहां पे, अब आप यहां पे जैसे मैंने पहले इक्वेशन डायरेक्ट बना दी थी वैसे मत बनाइए क्योंकि साइन का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, बन तो जाएगी, बहुत इजीली बन जाएगी, बट आप अगर थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा कर लें उसके बाद ये काम करें तो आपके लिए आसान रहेगा, अदरवाइज आप गलत कर बैठेंगे। तो देखिए यहां से फ्लो हुआ, तो अब हम पहले वाला साइन लेंगे, तो पहला वाला साइन माइनस है, तो माइनस का 6, ठीक है, प्लस का 3 और 3 ओम से करंट फ्लो हो रहा है i2। ठीक है, यहां से यहां गए माइनस का, यहां पे है 1 ओम, ठीक है, और 1 ओम से करंट फ्लो हो रहा है i1 माइनस i2 इज इक्वल टू 0। अब दूसरा लूप, अच्छा इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस का 6 प्लस का 3i2 माइनस का i1 प्लस का i2 इज इक्वल टू 0। तो और 6 को उधर ले जाइए तो आपके पास वैल्यू आ गई क्या, 4i2 माइनस का i1 इज इक्वल टू 6। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं बेटा। दूसरा लूप हमने ले लिया, लूप B E F C B, ठीक है, इस लूप की। तो आप देखिए यहां पे ये वाला टर्मिनल नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, पहले वाला साइन हम लेंगे, माइनस का 9, ठीक है, प्लस का 2 और 2 से करंट फ्लो हो रहा है i1, 2i1, फिर यहां आ गए प्लस का, पहले वाला साइन इस बार प्लस है, प्लस का 1 इंटू i1 माइनस i2, फिर इधर गए तो प्लस का 3i1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 9 को उधर ले जाइए, तो 2i1 प्लस का i1 माइनस i2 प्लस का 3i1 इज इक्वल टू 9, i1 6 का i1 माइनस i2 इज इक्वल टू 9। अब देखिए आपके पास ये 4i2, ये i2, 4 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, ऐड करके आपके पास आंसर आ जाएगा, i1 और i2 की वैल्यूज आ जाएंगी। क्या आपको समझ में आ गई? इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही इक्वेशन बनती है। नेक्स्ट वन, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल भी अलग नहीं है, सेम क्वेश्चन है, शेप का डिफरेंस है बस। ठीक है, आप स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, पहला वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम है। अब देखिए दोनों जो है उसमें इक्वेशंस, उसमें करंट का डायरेक्शन कैसे है, 10 वोल्ट का डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है, और 6 वोल्ट का डायरेक्शन ये हो गया। मैंने कहा यहां पे करंट की वैल्यूज नहीं दी हुई है, तो ये i1 मान लिया और ये i2 मान लिया, क्योंकि i1 ज्यादा है, 10 वोल्ट की बैटरी से फ्लो हो रहा है तो वो ज्यादा है, और i2 कम है, तो उस कंडीशन में यहां जो करंट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी i1 माइनस i2, ये टर्मिनल प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। अच्छा यहां से करंट ऐसे जाएगा तो ये प्लस ये माइनस। ठीक है, आप इक्वेशन बना लीजिए दोनों लूप से, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा
कि सॉल्व करने के बाद I1 और I2 इस नंबर के क्वेश्चन की आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर डाल पाएं, तो अपन को पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया है। नेक्स्ट, आपको किरचॉफ लॉ में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं बेटा। किरचॉफ लॉ में वैसे क्वेश्चंस जैसे अभी कर रहे थे उसके चांसेस कम इसलिए हैं क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा बड़ी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है। यहां बड़ी इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी होती, इजीली सॉल्व हो जाता है ये, ठीक है, बट दिमाग लगाना होता है। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, आपसे आर की वैल्यू पूछी गई है। आर की वैल्यू पूछी गई है तब जब बीई में करंट 0 है। तो आप एक काम करें, यहां पे आप काम ये करें कि सबसे पहले आप इस वाले लूप में किरचॉफ लगाएं और किरचॉफ लगा के यहां पे करंट की वैल्यू फाइंड कर लें, ठीक है। तो देखिए ये वाला साइन प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस। अच्छा, इस पे क्योंकि करंट 0 है तो इसको तो इग्नोर मारो आप, ये माइनस, ये प्लस। किरचॉफ लगाते हैं, देखिए पहला वाला साइन, सॉरी ब्लैक पे तो ब्लैक नजर ही नहीं आएगा। पहला वाला साइन माइनस का 6, यहां से स्टार्ट करें, प्लस का 2, यहां पे हम करंट मान लें कि आई फ्लो हो रहा है, 2i, ठीक है, -1 प्लस का 3i, ठीक है, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए -6 -1 -3 माइनस का 10 हो जाएगा, उधर ले जाओ, ये हो गया 10। 2i प्लस 3i 5i, तो i इज इक्वल टू 2 एम्पियर आपके पास करंट आ गया। अब देखो करंट यहां तो फ्लो नहीं हो रहा, करंट कहां फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है, अगर यहां नहीं फ्लो हो रहा है तो 2 एम्पियर करंट कहीं तो फ्लो हो रहा होगा, ये करंट यहां फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। तो आप एक काम करें, एक नई इक्वेशन बना लें इसकी, इस वाले लूप की, और नई इक्वेशन बना के आप रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये वाला लूप आप ले लीजिए, ठीक है। इस वाले को आप प्लस, इसको माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है, बनाते हैं इसमें। तो प्लस का i इंटू आर, माइनस का 4 माइनस प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो यहां पे i की वैल्यू 2 दी हुई है, 2 इंटू आर, माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 ओम। ये आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। इस तरह से रेजिस्टेंस निकाला जाता है। इस क्वेश्चन में ही या ऐसे क्वेश्चन में ही आपसे पोटेंशियल डिफरेंस निकलवाया जाता है, क्या? D और A के बीच का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद वो है, वो देखते हैं। देखिए आपको D और A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है जब BE में करंट 0 है। तो देखिए आप सबसे पहले तो इस वाले लूप में करंट फाइंड कर लीजिए। तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 9। पिछली जो स्लाइड है वो देख लीजिए एक बार, जैसे मैंने करंट निकाला था, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। प्लस का 1 इंटू आई, ठीक है, प्लस का 1 इंटू आई प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2i माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, तो i इज इक्वल टू 3/2 एम्पियर। इतना करंट फ्लो हो रहा है। अब आपसे पूछा गया कि ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके और इसके बीच में निकालिए, तो मैंने कहा पोटेंशियल एट D, ठीक है। यहां से ये फ्लो होना शुरू किया, इसको आपने प्लस लिया, इसको माइनस, इसको प्लस लिया, इसको माइनस लिया, तो आप यहां से VD माइनस का, इस पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो IR फ्लो होगा, ड्रॉप होगा। I की वैल्यू 3/2 है और R 1 है, तो आपके पास क्या आ गया? 3/2 इंटू 1, ठीक है। माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि ये वाला टर्मिनल पहले आया माइनस का, इसमें भी पहले आया है। हम लूप ये वाला फ्लो फॉलो कर रहे हैं, ये वाला लूप, ठीक है। तो आपके पास माइनस का 3/2 इंटू 1 और माइनस का VA इज इक्वल टू 0। उधर ले जाइए इसको, तो VD माइनस VA, 3/2 माइनस का 3/2 माइनस का, उधर जाके प्लस हो जाएंगे दोनों। 3/2 1.5 होता है, 1.5 प्लस 1.5 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देख लीजिएगा एक बार, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से इसका डेरिवेशन भी आया था व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो आप समझते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज की जो भी क्वेश्चन आता है वो बैलेंस्ड कंडीशन से क्वेश्चन आता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन क्या होती है? देखिए एक रेजिस्टेंस आपके पास ये होता है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। एक रेजिस्टेंस आपके पास ये होता है, एक रेजिस्टेंस आपके पास ये, एक रेजिस्टेंस आपके पास ये, और यहां पे गैल्वेनोमीटर होता है, उसका भी सर्टेन कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये टर्मिनल्स हो गए इसके। ये वाला R1, ये वाला R2, ये वाला R3 और ये वाला R4।
व्हीट स्टोन ब्रिज पे क्वेश्चंस ज्यादातर मैक्सिमम 99% बैलेंस्ड कंडीशन के ही आते हैं। और बैलेंस्ड कंडीशन कौन सी होती है? बैलेंस्ड कंडीशन ये होती है कि एक साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो अगर दूसरे साइड के रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल हो जाए तो इसको हम बैलेंस्ड कंडीशन कहते हैं। और उस केस में ये जो गैल्वेनोमीटर है इससे फ्लो होने वाला करंट जो है वो जीरो हो जाया करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आएगा, आपसे बोला जाएगा कि इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस बता दीजिए। तो अगर ये वाला रेजिस्टेंस जीरो है तो इसका मतलब क्या है बच्चा? इसका मतलब ये है कि इसको हटाओ। आप इसको आप जैसे ही हटाएंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों सीरीज में आ गए और ये दोनों सीरीज में आ गए। R1 सीरीज होता है, इन दोनों का सीरीज R1 प्लस R3 हो जाएगा और इन दोनों का सीरीज R2 प्लस R4 हो जाएगा। और फिर इन दोनों का आप पैरेलल ले लीजिए तो नेट रेजिस्टेंस सर्किट का आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन आपके पास गिवन है। सबसे पहले आप चेक कीजिए कि क्या ये सर्किट बैलेंस्ड कंडीशन में है या नहीं है। तो देखिए आप क्या करें, 2/3 इज इक्वल टू 4/6। तो 2/3 इज इक्वल टू 4/6। तो ये दोनों रेशियो सेम है, रेशियो सेम है तो इसका मतलब ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में है। तो ये गैल्वेनोमीटर हटाइए यहां से, तो ये 2 और 4 सीरीज में आ जाएगा। तो ऊपर वाला ए बी सी का जो रेजिस्टेंस है वो हो गया आपके पास 6 ओम और रेजिस्टेंस ए डी सी का रेजिस्टेंस हो गया आपके पास 6 + 3 9 ओम। आपको अगर टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में लेना है तो दोनों को आप पैरेलल में ऐड कर दीजिए। 9 और 6 का एलसीएम आना चाहिए, सॉरी 18 से ही काम चल जाएगा। 9 2 जा 6 3 जा, तो आपके पास 5/18। तो आर की वैल्यू आ गई आपके पास 18/5 ओम। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सॉरी, करंट पूछा गया था आपसे करंट पूछा गया था। तो आपके पास I की वैल्यू होती है V/R। V दिया हुआ है यहां पे। एक और चीज, हमने इसका रेजिस्टेंस निकाल लिया, लेकिन ये रेजिस्टेंस और है। आपके पास रेजिस्टेंस निकल के आया था R की वैल्यू 18/5। इसको सॉल्व अगर करूं तो ये हो जाएगा 3.6 ओम। ठीक है, ये सिर्फ इस हिस्से का रेजिस्टेंस है। आपके पास ये वाला रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में है, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन है। और यहां बैठ, अब देखो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। बच्चा क्या करता है कि इसको छोड़ देता है ऐसे ही। तो ध्यान दीजिएगा कि करंट निकालना कैसे है। 3.6 ओम 0.4 दोनों सीरीज में है। तो आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस आ गया दोनों को ऐड कीजिए, 4 ओम हो गया। I इज इक्वल टू V/R 6/4, तो 1.5 एम्पियर करंट आ गया। चलिए देख लीजिएगा एक बार, नेक्स्ट वन। आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है R की, जब गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। डिफ्लेक्शन शो ना करने का सेंस क्या हो सकता है? डिफ्लेक्शन शो ना करने का मतलब यह हो सकता है कि आपके पास इसका रेशियो इसके इक्वल हो गया होगा, मतलब बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में। तो रेशियो निकालना है तो रेशियो निकालिए, अदरवाइज अपोजिट साइड का मल्टीप्लाई करके भी बैलेंस कंडीशन ही आती है। तो हमने क्या किया बेटा, 100 को 40 से मल्टीप्लाई किया, मतलब सामने सामने से, और 200 को मल्टीप्लाई किया। अब देखिए ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है तो इनका कुछ सर्टेन रेजिस्टेंस निकल के आएगा। तो आप इसको क्या कर दीजिए बेटा, आरपी। अब आरपी कितना निकल के आएगा, दैट इज 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/100। तो आरपी इज इक्वल टू 100R/100 प्लस R। तो यहां आप वैल्यू लिख लीजिए, 200 से ये 2 0 2 0 और ये हो गया 20। तो 20 इज इक्वल टू 100R/100 प्लस R। ठीक है, 100 से ये 5 टाइम्स कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 प्लस R इज इक्वल टू 5R। R की वैल्यू वहां ले जाइए तो 4R इज इक्वल टू 100, R इज इक्वल टू 25 ओम। इतना हम पैरेलल में लगाएंगे ताकि हमारा जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो बैलेंस हो जाएगा। ये अकेला रेजिस्टेंस इस बार नहीं है, इसके साथ पैरेलल में कुछ है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू। नेक्स्ट वन, टोटल करंट सर्किट में निकालना है। कहीं आपको ब्लर तो नजर नहीं आ रहा है, ब्लर नजर आ रहा हो तो देखो मैं बता देता हूं आपको। ये वाली जो वैल्यू है ये 1 ओम की है, ये वाली वैल्यू 2 ओम की है, ये वाली वैल्यू 2 ओम की है, ये 5 ओम की है, ये 4 ओम की है। पहली बात तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। ठीक है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज में फॉर्म कैसे करते हैं, इन दोनों को पकड़िए, इस वाले पॉइंट को पकड़िए, 1 ओम ऊपर बना दीजिए, 2 ओम नीचे बना दीजिए। 1 ओम और 2 ओम को कनेक्ट कर रहा है बीच वाला 5 ओम, 5 ओम ये बना दीजिए। ठीक है, 5 ओम के आगे 2 रेजिस्टेंसेज हैं, एक तो 2 है और एक 4 है। 2 1 के बाद है तो 1 के बाद 2 ये आ गया, और 4 जो है वो 2 के बाद है तो 4 ये आ गया। चलिए भाई अब देखो क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में, हाँ देखिए 1 × 4 4 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। उस कंडीशन में इसको हटाइए।
ठीक है, इसको हटाया तो ये 3 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया, 1/3 प्लस 1/6 आपके पास जो पैरेलल में रेजिस्टेंस आ जाएगा 6 एलसीएम आया, ऊपर 1 + 2 तो 2 ओम टोटल रेजिस्टेंस आ गया। 4 वोल्ट की बैटरी है, I = V/R, V की वैल्यू 4, R की वैल्यू 2, तो आपके पास 2 एम्पियर करंट आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज, ये अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं है, ठीक है, बट बच्चा पहचान नहीं पाता। देखिए आप क्या करें इस केस में, ये वाला जो हिस्सा है इसको पकड़ के आप बाहर बना लें। तो बाहर कैसे बनाया जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस यहां बना दिया हमने, ठीक है, और ये वाला रेजिस्टेंस यहां बना दे। अब देखो ये वाला अगर हिस्सा यहां ना हो तो देखो ये बना रहा हूं, दोनों ये वाले बना रहा हूं, तो देखिए ये वाला आपके पास आर हो गया, ये वाला आर हो गया। अब इसके बाद इन दोनों को बीच में ये जो कनेक्ट कर रहा है वो ये वाला है, ठीक है। ये तो हिस्सा यहां से गायब हो ही गया, ये ए वाला पॉइंट यहां आ ही गया, पलट दिया है आपने। अब देखो बी वाले को बाहर ले गए, ये आर, ये आपके पास डी से सी को जो कनेक्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट क्या है, डी है, डी से सी को जो कनेक्ट कर रहा है वो आर है, और ई से, ये वाला पॉइंट ई है, ई से सी को कनेक्ट कर रहा है वो भी क्या है, आर है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, आप नेट रेजिस्टेंस निकाल लो इसका। क्या बात समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट वन, आपको करंट बताना है सर्किट में। अरे ये शेप तो देखी ही नहीं थी बिल्कुल भी, तो देखिए बैटरी से ये कनेक्टेड है, ठीक है। ये दो रेजिस्टेंसेस, कौन सा वाला बॉस, 4 ओम 6 ओम, ठीक है। 4 ओम और 6 ओम को कनेक्ट कौन कर रहा है, 5 ओम, बहुत बढ़िया। चलिए 6 ओम के बाद कौन सा रेजिस्टेंस है, 6 ओम के बाद रेजिस्टेंस है 12 ओम, ठीक है। अच्छा, और 5 ओम और 4 ओम के बाद कौन सा रेजिस्टेंस है, दैट इज 8 ओम। तो देखिए आपके पास ये सर्किट भी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड बन गया, और बैटरी आपने नीचे लगा दी। देखिए 4 12 जा 48, 6 8 जा 48, दोनों बैलेंस्ड कंडीशन में, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन है। ऊपर वाले को सीरीज लीजिए, नीचे वाले को सीरीज लीजिए, पैरेलल लेके आंसर निकाल लीजिए। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कुछ एक फॉर्मूले हैं बेटा जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एनर्जी के जो फॉर्मूले हैं वो 3 है, I² R × T, V² R × T और VIT। ऐसे ही इसके पावर के भी फॉर्मूले हैं जिसमें T गायब हो जाता है, I² R, V² R और VI। ये 3 फॉर्मूले हैं एनर्जी के और 3 पावर के फॉर्मूले हैं, तो आपको ये पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए मुझे मालूम नहीं, शायद 2 आवर्स के आसपास ये टाइम लगा होगा इसको कंप्लीट होने में। देखिए इधर, 2 cities 150 किलोमीटर apart, electrical power is sent from one city to another through copper wires. Fall of potential per volt is 8 volt, average resistance 0.5 per किलोमीटर। आपको पावर लॉस निकालना है। देखिए 8 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होता है 1 किलोमीटर में, टोटल डिस्टेंस कितना, 150 किलोमीटर, तो वोल्टेज कितना आएगा बेटा, V1 = 150 × 8 = 1200 वोल्ट। सिमिलरली रेजिस्टेंस 0.5 ओम ड्रॉप होता है 1 किलोमीटर में, कितना रेजिस्टेंस आएगा, 150 किलोमीटर में, तो R = 15 5 75 ओम आ गया, ठीक है। अब आपको पावर लॉस निकालना है, तो P = V² R होता है, V² की वैल्यू 1200/75 रखिए, आपके पास कुछ वैल्यू मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आंसर आपका आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा। चलिए बच्चा, तो यहां करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे क्वेश्चंस जितने टॉपिक से बनते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है। आप बहुत ज्यादा भाग दौड़ में मत फंसिए कि यहां से भी देख लूं वहां से भी देख लूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहां सॉल्व कराए जा चुके हैं। तो आप फोकस रह के पढ़ाई करते रहिए, बहुत जल्दी 4th चैप्टर का हम वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।